नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम जेम्स ऑल्चर की किताब ट्रेड लाइक वॉरेन बफे के कुछ दिलचस्प हिस्सों पर बात कर रहे हैं। ज्यादातर लोग तो बफे को बस खरीदो और हमेशा रखो वाले निवेशक की तरह ही जानते हैं, है ना? लेकिन ये किताब बताती है कि उनकी कहानी में और भी बहुत कुछ है। आज हम उनकी कुछ कम जानी पहचानी रणनीतियों पर गौर करेंगे और उनका जो मूल सिद्धांत है सुरक्षा का मार्जिन, उसके अलग-अलग इस्तेमाल पर भी। मतलब वॉरेन बफेट को एक ट्रेडर और आर्बिट्रेटर की तरह देखेंगे। हाँ, सही कहा। ये सिर्फ सस्ती कंपनियां ढूंढना भर नहीं है। बफे के लिए सुरक्षा का मार्जिन का मतलब था ऐसे निवेश करना जहां नीचे गिरने का खतरा कम हो और ऊपर जाने के मतलब मुनाफे के कई रास्ते हों, भले ही आपकी पहली सोच, पहली योजना काम ना भी करे। और उन्होंने इस एक सिद्धांत को आप कह सकते बड़े अनोखे तरीकों से लागू किया है। तो ये सिर्फ सस्ते स्टॉक खरीदने से कहीं ज्यादा गहरी बात है। चलिए उनकी कुछ खास रणनीतियों को समझते हैं। किताब में लिखा है कि उनके शुरुआती हेज फंड के दिनों में मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा वर्कआउट से आता था। ये वर्कआउट्स क्या थे असल में? हाँ, वर्कआउट्स। देखिए, इसमें कई तरह की खास स्थितियां शामिल थीं, जैसे कोई कंपनी बंद हो रही हो या पुनर्गठन हो रहा हो। लेकिन मर्जर आर्बिट्राजेस का एक अहम हिस्सा था। मतलब ये कि जब कोई कंपनी दूसरी को खरीदने का ऐलान करती है तो आप टारगेट कंपनी के शेयर खरीदते हैं प्रस्तावित कीमत से थोड़े कम दाम पर, अच्छा, इस उम्मीद में कि सौदा पूरा हो जाएगा। जैसे वो आर्काटा कंपनी का मामला था जिसे केकेआर खरीदना चाहता था। बफेट ने शेयर तब खरीदे जब कीमत डील की कीमत से कम थी। तो क्या वो सौदा फिर वैसे ही हुआ जैसा सोचा गया था? मतलब केकेआर ने खरीद लिया? नहीं, और देखिए, यही सुरक्षा का मार्जिन काम आया। केकेआर ने अपनी पेशकश बदल दी, फिर अरकाटे के बोर्ड ने एक दूसरी ही पेशकश मान ली। लेकिन मजे की बात यह है कि बफेट ने फिर भी मतलब अच्छा खासा रिटर्न कमाया। अरे वाह! और तो और बाद में एक पुराने रेडवुड जमीन के दावे से उन्हें अचानक और पैसा मिल गया। तो यहाँ सुरक्षा कई परतों में थी। अगर एक सौदा नहीं हुआ तो शायद दूसरा हो जाए, और संपत्ति की अपनी कीमत तो थी ही। समझ गई। मतलब सुरक्षा सिर्फ कम कीमत में नहीं बल्कि सौदे की बनावट में भी हो सकती है। बिल्कुल। वाकई दिलचस्प। अच्छा, किताब में पाइप्स का भी जिक्र है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स इन पब्लिक इक्विटीज। ये क्या बला है और बफेट ने इसका इस्तेमाल कैसे किया? हाँ, पाइप्स। देखिए, ये तब काम आते हैं जब कंपनियां किसी वजह से मतलब मुश्किल में हों और आसानी से बाजार से पैसा नहीं जुटा पा रही हों। तो बफेट जैसे निवेशक अक्सर ऐसी कंपनियों में आते थे, लेकिन बहुत अच्छी शर्तों पर, जैसे ऊंची ब्याज दर वाले परिवर्तनीय पसंदीदा स्टॉक में निवेश करना। परिवर्तनीय पसंदीदा स्टॉक, थोड़ा समझाएंगे इसे? हाँ, मतलब इससे ऐसे समझें कि उन्हें एक तरह से फिक्स्ड इनकम जैसा रिटर्न मिला ऊंची दर पर, और साथ में ये विकल्प भी कि अगर कंपनी अच्छा करने लगे, स्टॉक का दाम बढ़ जाए, तो वो अपने इस निवेश को कंपनी की हिस्सेदारी यानी इक्विटी में बदल सकें। दोहरा फायदा। अच्छा, जैसे वो जिलेट वाला निवेश, क्या वो इसी का उदाहरण है? बिल्कुल सही। 1989 में जिलेट मुश्किल में था, बिक्री धीमी थी, कर्ज भी था। तो बफेट ने 600 मिलियन का निवेश किया परिवर्तनीय पसंदीदा स्टॉक में। उन्हें 8.75% का सालाना डिविडेंड मिला। ये तो हो गई निश्चित आय। हम और बाद में जब कंपनी संभली और स्टॉक ऊपर गया तो उन्होंने उसे इक्विटी में बदल दिया। तो यहाँ सुरक्षा कहाँ थी? उस पसंदीदा स्टॉक की बनावट में ही। एक तय रिटर्न और साथ में बड़ा फायदा कमाने का मौका भी। ये तो वाकई बहुत सोच समझकर उठाया गया कदम लगता है। अच्छा, किताब में बुफे के निजी पोर्टफोलियो की भी बात है, खासकर आरआईटीज में उनके निवेश, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। क्या यहाँ भी सुरक्षा का मार्जिन का कोई अलग अंदाज देखने को मिलता है? हाँ, ये भी एक अलग ही कहानी है। ऐसा लगता है कि उन्होंने अक्सर आरआईटीज में तब पैसा लगाया जब वो या तो मुश्किल में थे या फिर अपनी संपत्ति बेच रहे थे, मतलब लिक्विडेट कर रहे थे। जैसे लेज़र मॉर्गेज का मामला था, साल 2000 में वो दिवालिया होने के करीब था। बफेट ने शायद तब बहुत कम कीमत पर शेयर खरीदे होंगे, और फिर कंपनी ने लिक्विडेशन की घोषणा कर दी, जिससे शेयरधारकों को उनकी संपत्ति के हिसाब से पैसा वापस मिला। तो कम कीमत पर खरीदना यहाँ फायदेमंद रहा। तो क्या ये सिर्फ दिवालिया हो रही कंपनियों तक ही सीमित था या उन्होंने चलती हुई रियल एस्टेट कंपनियों में भी ऐसे मौके ढूंढे? जैसे जेडीएन रियलिटी जो शॉपिंग सेंटर चलाती थी, 1999 में जब उन्हें अपनी पुरानी कमाई में कुछ गड़बड़ी बतानी पड़ी तो स्टॉक एकदम से गिर गया। अच्छा। लेकिन उनकी जो जमीन जायदाद थी उसकी कीमत तो उतनी ही रही, है ना? तो बफेट ने तब निवेश किया जब कंपनी अपनी असल कीमत मतलब बुक वैल्यू से काफी नीचे ट्रेड कर रही थी।
बाद में ये कंपनी एक दूसरी कंपनी में मिल गई। और सिर्फ मुश्किल वाली कंपनियां ही नहीं, कई बार बाजार का डर किसी पूरे सेक्टर को नीचे खींच लेता है। जैसे .com बबल के टाइम हुआ था, जब लोगों को लगा कि ऑनलाइन शॉपिंग दुकानों को खत्म कर देगी। तब टैंगर फैक्ट्री आउटलेट सेंटर जैसी कंपनियों के शेयर बहुत गिर गए। हाँ, याद है वो दौर। बफेट ने तब उसमें निवेश किया। क्यों? क्योंकि वो अपनी असल संपत्ति के मूल्य से छूट पर मिल रही थी और अच्छा डिविडेंड भी दे रही थी। तो ये दिखाता है कि वो वहां कीमत देख रहे थे जहां बाकी सब लोग सिर्फ खतरा देख रहे थे। तो कुल मिलाकर सबक ये निकलता है कि बफेट की दुनिया सिर्फ खरीदो और रखो वाली नहीं थी। वो बहुत सक्रिय होकर ऐसे मौके तलाश रहे थे जहां जोखिम कम हो और मुनाफे की गुंजाइश कई तरफ से हो, चाहे वो मर्जर आर्बिट्राज हो या पाइप्स हो या फिर मुश्किल में फंसी रियल एस्टेट कंपनियां। एकदम सही कहा। ये उनकी काबिलियत दिखाता है कि कैसे एक ही मूल सिद्धांत सुरक्षा का मार्जिन को वो कितनी अलग अलग स्थितियों में कितने अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल कर सकते थे। ये सिर्फ स्टॉक चुनने से कहीं ज्यादा गहरी और लचीली सोच है। तो आज हमने देखा कि वॉरेन बफेट की निवेश रणनीति में कितनी गहराई और विविधता है। आर्बिट्राज, पाइप, संकटग्रस्त रीट्स, ये सब उनकी कहानी का हिस्सा है। और इन सब के पीछे वही एक मंत्र है, सुरक्षा का मार्जिन, जिसे उन्होंने बड़े रचनात्मक ढंग से इस्तेमाल किया। हाँ, ये वाकई दिखाता है कि निवेश के कितने अलग अलग चेहरे हो सकते हैं और मूल्य कहीं भी मिल सकता है। बस देखने का सही नजरिया चाहिए। श्रोताओं के लिए हम एक विचार छोड़ जाते हैं। बफेट की इन अलग अलग रणनीतियों को जानने के बाद क्या निवेश के मौकों को देखने का आपका तरीका बदलता है? क्या सुरक्षा का मार्जिन सिर्फ सस्ती कीमत पर खरीदना ही है, या इसे और भी कई तरीकों से ज्यादा रचनात्मक ढंग से पाया जा सकता है? सोचिएगा जरूर। अगली बार तक सुनते रहिए द डीप डाइव।